हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। फ्रेंड्स, आईआरईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल इसी पोस्ट का जो एग्जामिनेशन आपका होगा, ठीक है, आईआरएल की तरफ से, उसी का ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1, 2 एंड 3 मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है एंड उसी का जो पीडीएफ कॉपी वो मेरा टेलीग्राम चैनल में है। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, इसमें आपका टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा। उधर से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के बाद आपका पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें से आप तैयारी कर सकते हो इस पीडीएफ कॉपी को लेकर। एंड जो पहले वीडियो नहीं दिखा है उसके लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। एंड देखिए, ये जो वीडियो है ये फ्रीक्वेंटली आते रहेगा एग्जामिनेशन डेट के पहले तक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 91 में जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो आपको समझने के पहले मैं बोलना चाहूंगा, आप पेन एंड पेपर लेके आप जो रिलेटेड क्वेश्चन में बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कीजिए। तो देखिए 91 में पूछा है, द टेम्परेचर एट व्हिच न्यू ग्रेन आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। तो जिस टेम्परेचर में मटेरियल के अंदर में न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में मटेरियल के अंदर में न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होता है। एंड देखिए, मेटल को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, उस टाइम मेटल के अंदर में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, एक पार्टिकुलर पॉइंट में उसका जो फॉर्म चेंज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अर्थात जिस टेम्परेचर से मेटल के अंदर चेंज स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड जिस टेम्परेचर में जाकर मेटल का अंदर जो चेंजेस वो एंड होता है उसको हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड देखिए, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो ऑल स्टील के लिए है 723 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस ट्यूब। तो देखिए, 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस ट्यूब आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो आपको जिस प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा वो है एक्सट्रूशन एंड रोलिंग। एक्सट्रूशन एंड रोलिंग प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। एंड देखिए, ये जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है दोनों टाइप का है। ठीक है, पहला जो है वो है फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन। एंड इस एक्सट्रूशन में हम ज्यादातर क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉलिड सिलिंड्रिकल पार्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीएमटी बार। एंड दूसरा जो प्रोसेस है वो है बैकवर्ड एक्सट्रूशन। बैकवर्ड एक्सट्रूशन में हमको क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, बैकवर्ड एक्सट्रूशन में हम सीमलेस ट्यूब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देखिए, 2 मीटर लॉन्ग सीमलेस मेटेलिक ट्यूब आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो एक्सट्रूशन एंड रोलिंग का आपका सहारा लेना पड़ेगा। 92 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 में पूछा है, एक 4 हाई रोलिंग मिल है तो उसमें से जो 4 हाई रोल है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए 4 हाई रोलिंग मिल आपको पहले एक ड्रॉ करके हम दिखा देता हूं। तो देखिए, ए है एक 4 हाई रोलिंग मिलिंग। ठीक है, जिसमें जो बड़ा वाला हुई जो रोलर आपको दिखने को मिलेगा ये दोनों है बड़ा वाला, इसको हम बोलते हैं बैकअप रोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैकअप, और बैकिंग आप भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों है बैकअप रोल। एंड ये जो छोटो वाला दोनों दिख रहा है आपको, इसे है वर्किंग रोल। ठीक है, एंड देखिए ये जो वर्किंग रोल है, ठीक है, वर्किंग रोलर जो है, इस रोलर का अंदर जो डिस्टेंस है वही आपका जॉब का थिकनेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप इधर से मेटल को इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, तो बाहर आने के टाइम इस रोलर का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो गैप है, वही थिकनेस से जॉब बाहर निकलेगा। ठीक है, तो दोनों रोलर का जो गैप है वही होगा जॉब का थिकनेस। तो ये जो दो 4 हाई रोल मिल है, ठीक है, उसमें से क्या है, उसमें से देखिए फ्रेंड्स, 2 आर वर्किंग रोल एंड 2 आर बैकअप रोल। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 में पूछा है, द प्रोसेस यूज्ड टू इंप्रूव फैटिक रेजिस्टेंस। तो फैटिक रेजिस्टेंस का हमको इंप्रूव करना है एंड उसके लिए क्या करना है, मेटल के ऊपर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डालना है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोल्ड पिनिंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड पिनिंग। 94 का आंसर हो जाएगा कोल्ड पिनिंग।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 में जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट्स एंड नट्स। तो बोल्ट्स एंड नट्स आप जानते हैं बोल्ट्स किसको बोलते हैं। देखिए, बोल्ट्स और नट्स का जो अगर क्वेश्चन आ ही गया तो एक बात आपको इधर में रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ठीक है, ये एक किसका पिक्चर है, एक नाट का पिक्चर है। तो आप देखा है नाट का अंदर जो थ्रेड, नाट का इंटरनल थ्रेड रहते हैं, तो अगर नाट का अंदर जो इंटरनल थ्रेड है उसी को काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे टैप को। एंड देखिए बोल्ट जो है उसका एक्सटर्नल थ्रेड रहते हैं, वो जो एक्सटर्नल थ्रेड है उसको काटने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम काटने के लिए हम डाई को इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन वो है, द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट्स एंड नट्स। तो बोल्ट्स एंड नट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं कोल्ड हेडिंग। तो 95 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्ड हेडिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार एट द एक्सपेंसेस ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ को घटाकर, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, एक पिक्चर से आपको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ही कुछ आपका एक जॉब है, ठीक है, इसका क्या करना है, इसका क्रॉस सेक्शन को, द प्रोसेस इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार एट एक्सपेंसेस ऑफ इट्स लेंथ। तो इसके ऊपर आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर दोनों तरफ से आप डालेंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा एंड देखिए उसका लेंथ घट जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपसेटिंग। एंड अपसेटिंग का जो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टेप 1 एंड ए होगा स्टेप 2, एंड इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इसमें ए होगा स्टेप 1, इसमें होगा स्टेप 2। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में हम एक जॉब है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे एंड उसके लिए क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा एंड फाइनली उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे ड्राइंग डाउन। तो अपसेटिंग प्रोसेस का जो रिवर्स केस है उसका हम बोलते हैं ड्राइंग डाउन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, इफ द काटिंग स्पीड इंक्रीजेस देन बिल्ट अप एज। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जॉब में बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो एक प्रोसेस है वो क्या है, आरपीएम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, आरपीएम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आरपीएम इंक्रीज करने से क्या होगा, जो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अभी वो स्मॉलर होता जाएगा एंड फाइनली नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सी उसका आंसर हो जाएगा, बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डज नॉट फॉर्म एट ऑल। एंड देखिए जो बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बिल्ट अप एज किस टाइप जॉब के मटेरियल के लिए बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है, वो डक्टाइल, अगर आपका जॉब डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ है तो आपका बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होने का चांस रहेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 पे जाने से पहले, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, देखिए ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है, एंड फ्रेंड्स के अंदर भी जैसे आप शेयर करते हैं ऐसे ही शेयर करेंगे, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा। 98 में आएंगे, 98 में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस। तो टूल फेस के ऊपर, ठीक है, जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चिप वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द टूल अलोंग द टूल फेस, ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं चिप वेलोसिटी, ठीक है। तो चिप वेलोसिटी क्या है, शेयर वेलोसिटी क्या है, काटिंग वेलोसिटी क्या है, ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है द वेक्टर सम, किस का वेक्टर सम, द वेक्टर सम ऑफ काटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी। काटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी का जो वेक्टर समेशन है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ काटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी इज इक्वल टू शेयर वेलोसिटी। तो शेयर वेलोसिटी जो है वो काटिंग वेलोसिटी एंड चिप वेलोसिटी का समेशन है, ठीक है। तो इसमें इक्वल, इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है इन मेटल मशीनिंग द जोन वेयर द मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए मेटल के अंदर जो मैक्सिमम हीट जनरेशन होता है मशीनिंग करने के टाइम इन मेटल मशीनिंग द जोन, जिस जोन पे मैक्सिमम हीट जनरेट होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शियर जोन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं शियर जोन। ऑप्शन सी उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 100 क्वेश्चन क्रॉस करने के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 में क्या पूछा है इन मेटल मशीनिंग द वर्क टूल कॉन्टैक्ट जोन। मेटल मशीनिंग के टाइम वर्क एंड टूल का जो कॉन्टैक्ट जोन वायर हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेट जो होता है, ठीक है, उसके किसके लिए हीट जनरेट होता है, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बार्निशिंग फ्रिक्शन। बार्निशिंग फ्रिक्शन के लिए मेटल मशीनिंग के टाइम वर्क एंड टूल कॉन्टैक्ट जोन में हीट जनरेट होता है। 101 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या क्वेश्चन पूछा है द टाइप ऑफ टूल यूज्ड ऑन लेथ, शेपर एंड प्लानर। तो लेथ, शेपर एंड प्लानर में जो जो कैंडिडेट लेथ, शेपर एंड प्लानर में, ठीक है, जॉब किया है, तो आप जानते हैं ऐसे कुछ दिखने को मिलता है लेथ, शेपर एंड प्लानर में, ऐसे कुछ टूल आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए काटिंग एज 1 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल पॉइंट काटिंग टूल। तो लेथ, शेपर एंड प्लानर में जो काटिंग टूल हमको दिखने को मिल रहा है वो है सिंगल पॉइंट काटिंग टूल का एक एग्जाम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 के में क्या पूछा है इन ए नोजल होल फ्रिक्शन लॉस इज एज्यूम टू ऑकर्स बिटवीन। तो नोजल में जो फ्रिक्शनल लॉस होता है, ठीक है, होल फ्रिक्शनल लॉस एज्यूम कहां पर करते हैं, ऑप्शन सी थ्रोट एंड एग्जिट के अंदर में ये जो फ्रिक्शन है उसको हम एज्यूम करते हैं। उसका आंसर हो जाएगा थ्रोट एंड एग्जिट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 में जो पूछा है द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द नोजल डैश ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द नोजल, नोजल में जो फ्रिक्शन है उसके जो इफेक्ट है, ठीक है, उसके इफेक्ट के लिए ड्राइनेस फ्रिक्शन जो है वो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 104 में जो आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो है इंक्रीज। फुल क्या होगा एक बार हम बता देते हैं आपको, द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इन द नोजल इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज गिवन बाय। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो जो है उसमें से देखिए P1 एंड P2, P1 एंड P2 आपको देखने को मिलेगा। P1 क्या है एंड P2 क्या है। तो P1 जो है फ्रेंड्स वो है इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम। ठीक है, P1 क्या है इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड P2 क्या है, P2 है प्रेशर ऑफ स्टीम एट थ्रोट और क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो P1 एंड P2 क्या है ये आप सब समझ चुका है। आप आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए 105 में जो पूछा है द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इज गिवन बाय। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं P2 ऑब्लिक P1। ठीक है, P2 बाई P1 ऐसे हम क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को एक्सप्लेन करता है, जहां पर P2 क्या है, P2 है प्रेशर ऑफ द स्टीम एट थ्रोट और क्रिटिकल प्रेशर एंड P1 है इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 में पूछा है द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर इनिशियली वेट स्टीम। तो इनिशियली वेट स्टीम जो है उसका क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा 0.582। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 0.582। ठीक है, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 107 पर। 107 में पूछा है, देखिए 107 में पूछा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लान एंड शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को प्लान करना एंड शेड्यूल को प्लान करना, यही ऑब्जेक्टिव होता है मेजरमेंट, वर्क मेजरमेंट का। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। 108 में पूछा है द एवरेज टाइम रिकॉर्डेड बाय व्हाट स्टडी मीन फॉर ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 108 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव टाइम। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव टाइम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 में पूछा है द डायग्राम शोइंग द पाथ फॉलोड बाय मीन एंड मटेरियल। ठीक है, फॉलोड बाय मैन एंड मटेरियल होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा व्हाइल परफॉर्मिंग ए टास्क। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लो डायग्राम। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू डिटरमाइन। तो रेटिंग फैक्टर किसके क्या डिटरमाइन करता है? ठीक है, तो देखिए उसका आंसर हो जाएगा फिक्सेशन ऑफ इंसेंटिव रेट। तो इंसेंटिव रेट को फिक्सेशन करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? रेटिंग फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अलाउंस इन टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी में जो अलाउंस देते हैं हम किसके लिए, उसका आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स वर्क सैंपल के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू, तो स्टैंडर्ड टाइम किस किस का समेशन है? तो क्या है स्टैंडर्ड टाइम? तो स्टैंडर्ड टाइम है जो वो है नॉर्मल टाइम एंड अलाउंस, इसी का समेशन। ठीक है, तो आपका अगर जॉब करने के लिए जो नॉर्मल जॉब करने का टाइम, जो जिस टाइम जो ऑपरेटर है वो मशीन के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड उसके लिए जो आइडियल टाइम उसको देना पड़ेगा, उसका समेशन हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। 113 में पूछा है द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर क्रेन हुक। तो क्रेन हुक मैन्युफैक्चर करने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रॉट आयरन। एंड देखिए ये जो रॉट आयरन जो है ना, इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 0.02% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं एंड मेन इंग्रेडिएंट जो है, ठीक है, वो है आयरन। ठीक है, तो देखिए रॉट आयरन में आयरन अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो इसको हम प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसमें 99.98% कार्बन प्रेजेंट, आयरन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एंड रॉट आयरन जो फर्नेस से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पार्डलिंग फर्नेस। ठीक है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। स्टील कॉन्टेनिंग अप टू 0.1% कार्बन। तो 0.1% अगर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, अप टू, इसको आपको फोकस करना है, अप टू 0.1% कार्बन प्रेजेंट रहते हैं स्टील में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेड माइल स्टील। एंड 0.15 से ऊपर अगर आ जाएगा उसको हम बोलते हैं माइल स्टील, जिसको हम लो कार्बन स्टील से भी जानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 115 पर। 115 में पूछा है फॉर हार्डनिंग एलॉय स्टील एंड हाई स्पीड स्टील दे आर हीटेड टू। तो एलॉय स्टील को एंड हाई स्पीड स्टील को, ठीक है, हार्डनिंग करने के लिए उसको किस टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा? उसका आंसर हो जाएगा 1100 डिग्री से 1300 डिग्री तक, ठीक है, उसको हीट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। 160 में पूछा है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड सेल। तो देखिए हाइपर यूटेक्टोइड स्टील किसको हम बोलते हैं? ठीक है, इधर में 0.8 को रेफरेंस माना जाता है। 0.8 अगर कोई स्टील में कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूटेक्टोइड, एंड 0.8 से अगर कम कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, एंड 0.8 से अगर ज्यादा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो इधर में हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के बारे में पूछा है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग। तो फुल एनेलिंग के लिए हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो है जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहते हैं अबव 0.8%, ठीक है, तो उसको किस टेम्परेचर में लेने के बाद उसका वर्किंग करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 डिग्री अबव टेम्परेचर में लाना पड़ेगा, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग इन हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए 50 डिग्री सेल्सियस अबव लेना पड़ेगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए ऊपर। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है द गियर्स आर कास्टेड बाय। तो देखिए किस प्रोसेस में हम गियर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। तो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में हमको गियर को हम कास्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। 118 में पूछा है द टेम्परेचर एट व्हिच न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक मशीन डिजाइन के भी क्वेश्चन है एंड मटेरियल साइंस का भी क्वेश्चन है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका अगर मशीन डिजाइन में भी है एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी है तो इसका इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए टेम्परेचर एट व्हिच न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म, जिस टेम्परेचर में न्यू ग्रेन फॉर्मेशन होता है उसको रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर है। जो इस वीडियो का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने दोनों बार दिया है इसी के लिए क्योंकि ये मशीन डिजाइन में भी एक क्वेश्चन पूछा है एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स में जो है वो भी है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो है, क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है उसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। तो देखिए टॉलरेंस क्या है, बेसिकली टॉलरेंस है क्या वो अच्छे से समझ लीजिए। देखिए हम अगर कोई जॉब अगर वर्कशॉप में आपको दिया है, ठीक है, तो देखिए जॉब आपको ऐसे आपका डायमेंशन आपको दिखने को मिलेगा। मान लीजिए एक स्क्वायर जॉब है, इसको आपको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, एंड इसके अंदर एक होल आपको डालना है। इसका जो लेंथ है, ठीक है, मान लीजिए इसका लेंथ है 10 mm, ठीक है, इसका लेंथ है 10 mm एंड इसका जो लेंथ है, ठीक है, इसका जो लेंथ है इसका लेंथ भी 10 mm है, ठीक है, एंड इसका अंदर जो रेडियस आपको प्रिपेयर करना है वो 2 mm है, ठीक है। तो देखिए ऐसा अगर आपको जॉब मैन्युफैक्चर करना है तो इसका आपका ड्राइंग आपका मेंशन करेगा, ठीक है, वर्कशॉप में, एंड इसके साथ एक +-02 ऐसे कुछ आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि कोई अगर जॉब प्रोड्यूस करने के टाइम ह्यूमन एरर है, मशीन एरर है, ठीक है, उसी के लिए एग्जैक्ट 10 mm डायमेंशन प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसी के लिए एक टॉलरेंस आपको दिया जाता है, उस टॉलरेंस के अंदर आपका जॉब अगर है तो करेक्ट है। जैसे कि 10 से आपको क्या करना है, 0.02 जो है उसको प्लस करना है, माइनस करना है। तो 10 से अगर 0.02 माइनस करना है करेंगे आप तो उसका रेंज आ जाएगा 9.98 एंड 10 से 0.02 प्लस करने से उसका रेंज हो जाएगा 10.02। तो उसका अंदर जो डायमेंशन है 9.98, 9.99, 10, 10.1, ऐसा अगर कोई भी एक डायमेंशन अगर है तो वो आपका करेक्ट होगा जॉब, ठीक है। तो यही है टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस क्या है, आपका जो ड्राइंग में जो मेंशन हुआ जॉब का डायमेंशन उसके साथ जो अलाउंस आपको दिया है, तो जो टॉलरेंस आपको दिया है, ठीक है, जॉब को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन एरर है, मशीनिंग एरर है, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। नेक्स्ट आते हैं फाइनल क्वेश्चन जो है 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। तो मैक्सिमम लिमिट के साथ बेसिक साइज का जो डेविएशन है, जो डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं अपर डेविएशन। एंड मैक्सिमम इधर में मैक्सिमम के जगह में अगर मिनिमम लिमिट लिखा हुआ था, बेसिक साइज के साथ जो मिनिमम लिमिट जो है उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं लोअर डेविएशन। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो का अगर आपका अच्छा लगा है तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करना, फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करना, ठीक है। एंड देखिए इसका पीडीएफ का भी लेने के लिए मैंने पहले भी बोला हो आपका एक काम करना पड़ेगा, आपका मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा, ठीक है। एंड ऐसा वीडियो आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में मिलते जाएगा IREL का एग्जामिनेशन के पहले। एंड ITI के लिए भी मेरा वीडियो है एंड वीडियो आएगा भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।